दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आर के नारायण की फेमस नोवेल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इस कहानी को काफ़ी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की सिलेबस में भी ऐड किया जाता है क्योंकि ये फाइनेंस के बारे में आपको कुछ नॉलेज देती है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को डिस्कस करेंगे, ना कि इसकी फाइनेंस की नॉलेज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। आर के नारायण की कहानी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहानी है 1930s की, जब ब्रिटिश राज चल रहा था। कहानी का मेन कैरेक्टर है मारगया, जो मालगुड़ी नाम के एक गांव में रहता है। उस गांव में एक बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, जो लोगों को लोन देने का काम करता है। उसी बैंक के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे ये बंदा अपना कारोबार चलाता है। काम क्या करता है? एक छोटे से साहूकार का काम करता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट का। है तो इलीगल काम, मतलब ये बैंक के शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी हेल्प करता है कम ब्याज पर बैंक से लोन लेने के लिए। और जो नीडी लोग होते हैं ना, ज़रूरतमंद लोग, उनको ज़्यादा ब्याज पर ये लोन देता है, पैसे देता है। इधर का उधर करके ये अपनी रोजी रोटी कमाता है। अब एक दिन क्या होता है, बैंक का सेक्रेटरी ये देखता है कि इसके बक्से में जो पेपर हैं, इससे ये गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। मतलब लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स थे, उनको जब्त करवा लेता है, सीज करवा लेता है। कहता है कि अंदर करवा दूंगा 420 में, समझा। अब मार गया एक मिडिल क्लास आदमी है और इसके दो बड़े भाई पैसे वाले हैं। उनके बराबर वेल्थ बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और इसे एक ही काम आता है, बैंकिंग फाइनेंस। दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। ये मैरिड है और एक बेटे का बाप है। बेटा है बालू, जो एक नंबर का बिगड़ेल है। क्योंकि एक ही लड़का है तो मियाँ बीवी ने पूरी कोशिश की है कि बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करें। इसी वजह से वो गलत संगत में फंसने से लड़का बिगड़ गया। अब मार्गिया का काम इसलिए बंद हुआ क्योंकि ये इलीगल काम कर रहा था। अगर लाइसेंस लेकर काम करता तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस बंदे के लिए पैसा जो है बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। कोई आम सी साधारण सी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी का हिस्सा हो। ये कहता है पैसा अपने आप में इतनी अनोखी मिस्ट्री छुपाकर बैठा है अपने अंदर कि पूछो मत। ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है अगर पैसे को समझ सको तो। अभी तो सेक्रेटरी को जब पता चला कि ये मैनिपुलेशन से पैसे कमा रहा है तो इसको पकड़ लिया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी अपनी रैंक बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी ने ऐसा किया था। बक्से में देखा कि बैंक के फॉर्म्स थे, बोला ऐसे यूज़ नहीं कर सकते तुम। पियोन अरुल दास को लाकर जब्त कर लिए थे फॉर्म। अब मार्गिया को लगा इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी मेरी जितनी उन बैंक वालों ने कर दी। अगर मेरा सोशल स्टेटस अच्छा होता तो शायद इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी उन्होंने की। गरीब को सब दबाते हैं। उसी मोमेंट इसने डिसाइड कर लिया, कसम खा ली कि अमीर बनूंगा। इतना अमीर बनूंगा कि इस बैंक के सेक्रेटरी को अपनी जुत्ती के नीचे रखूंगा। अब घर लौटा तो भाई ने भी सुनाना शुरू कर दिया। भाई तो सक्षम था ना, उसने सुनाना शुरू कर दिया कि ऐसे अगर फर्जी काम करोगे, 420 वाले काम करोगे तो पकड़े ही जाओगे एक दिन। अच्छा हुआ जो जेल नहीं हुई, इज्जत बच गई। दोनों भाइयों में ऐसी बहस हुई कि पुश्तैनी घर जिसमें ये रहते थे, लड़ाई के कारण वो बट गया, बंटवारा हो गया दोनों के बीच में। घर के एक तरफ तो इसका भाई रहता था और दूसरी तरफ ये रहता था अपनी बीवी और बच्चे बालू के साथ में। अभी तक जितने भी लोगों को इसने पैसा उधार दिलवाया था ना दोस्तों, उन सब का हिसाब रखता था ये एक रजिस्टर में, बही खाता बोलते हैं जिसे। अब मैंने आपको बताया लौंडे को बिगाड़ रखा है बहुत। एक दिन आया बाप के पास, आकर बोला पापा टॉफी। बाप ने नहीं दिलवाई टॉफी तो बेटे को आया गुस्सा। बाप का रजिस्टर जिसमें सारा हिसाब रख रखा था, घर के बाहर एक गटर था उसमें फेंक दिया। मतलब बाप की सारी मेहनत गटर में। अब क्योंकि बिना प्रॉपर रजिस्टर के जिन भी लोगों ने पैसा उधार लिया था, ये पैसा वसूल कर नहीं पाएगा, ब्याज वसूल नहीं कर पाएगा। और उधारखोर तो चीटिंग करेंगे, इसको खा जाएंगे कच्चा। और पैसा वैसे भी इसके पिताजी का तो था नहीं, बैंक का था। कुल मिलाकर ये बुरा फंसा। परेशान होकर ज्योतिषी के पास में गया अपनी कुंडली दिखाने के लिए कि मेरे नक्षत्रों में कुछ दोष चल रहा है क्या पंडित जी, बताओ इतना बुरा समय क्यों चल रहा है। उन्होंने बोला हाँ, बुरा समय चल रहा है बेटा तेरा, और अगर भला चाहता है तो लक्ष्मी की पूजा करा। शनि की दृष्टि तेरे ऊपर भारी है। ताकि सबसे पहले तो शनि के मंदिर में शहद चढ़ा, उसके बाद 40 दिन की पूजा करा, घर में लक्ष्मी का पाठ करवा। मार्गिया गया शनि के मंदिर में, जैसा एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, शहद चढ़ाया उसने और फिर लक्ष्मी की पूजा करवाई। पूजा करवाते वक्त एक कमल के फूल की ज़रूरत थी खास। वो यहाँ नहीं मिलता था, दूसरे गाँव में मिलता था, दूसरे टाउन में मिलता था। वो फूल लेने के लिए बहुत दूर तक जाता था। अब ये रोज़ जाता था, पड़ोस के गांव में जाकर कमल का फूल लेता था। वहीं जाते जाते इसकी मुलाकात हुई डॉक्टर पाल नाम के एक जर्नलिस्ट से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी था और एक किताब लिख रहा था, बैड लाइफ और साइंस ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस। शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक किताब लिखी थी उसने, अपने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस डाला था उस किताब में। डॉक्टर पाल ने बोला
कि आज तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की उस सारी पढ़ाई के निचोड़ है इस किताब में। बस अगर एक बार इस किताब की कॉपी बिक जाए ना, पब्लिशर मिल जाए ना, तो मज़ा आ जाए। मार्गिया ने क्या किया, उससे मैन्युस्क्रिप्ट ले ली। बोला कि मैं ढूंढूंगा आपके लिए बढ़िया सा पब्लिशर, एक बार मैं खुद पढ़ लूँ कैसी है ये मैन्युस्क्रिप्ट। जब खुद से उसने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी तो अंदाज़ा हो गया कि दम तो है, सक्सेसफुल हो सकती है ये किताब। ये डॉक्टर पाल से जब दोबारा मिला तो डॉक्टर पाल से कहा कि मुझे भेज दो ये मैन्युस्क्रिप्ट, मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा। वो मान गया डॉक्टर पाल। मार्गिया ने भी ये सोचकर किताब खरीद ली कि एक साल में कम से कम 1 लाख कॉपीज बिक जाएगी ना, तो मेरी तो ज़िंदगी सेट है। 40 दिन की लक्ष्मी की पूजा जैसे ही खत्म हुई, ये मार्गिया ने बुक पब्लिशर ढूंढना शुरू कर दिया। इसको मिला मदन लाल नाम का एक बुक पब्लिशर। अब मदन लाल किताब को पढ़ने के बाद में बोलता है कि किताब तो चल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अश्लील लिटरेचर छापने के लिए हम लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं, इसलिए इस किताब का नाम बदलकर हमें डोमेस्टिक हार्मनी रख देना चाहिए। मार्गिया बोला ठीक है, लेकिन मदन लाल ने एक और शर्त रख दी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 50% हिस्सा चाहिए मुझे। मार्गिया मान गया कि कुछ नहीं से तो कुछ सही, तुम तो छापो, जो होगा देखा जाएगा। अब जैसा इन लोगों का अनुमान था, किताब मार्केट में आते ही पॉपुलर हो गई, हॉट केक्स की तरह बिकने लगी। मार्गिया ने अंधों की तरह पैसा कमाया। जब पैसा आया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी एक एक करके। मार्गिया की लाइफ में भाई ने भी बात करना शुरू कर दी। सबसे पहले इसने परिवार की ज़रूरतें पूरी की, एक बढ़िया घर लिया, भाई की मदद से बेटे बालू का दाखिला मालगुड़ी की सबसे बेस्ट स्कूल में करवा दिया। सारे लोग इसकी इज्जत करने लगे जो इससे मुंह मोड़ते थे। पैसा जोड़कर सबसे पहला काम इसने जो किया वो था फाइनेंस में इन्वेस्ट करना। ये वापस उसी दलदल में कूद रहा था जहां से ये आया था, वही इल्लीगल पॉन्जी काम करने लगा। किताब की रॉयल्टी का पैसा तो आ ही रहा था ना, तो अब फाइनेंस में कमाने में क्या प्रॉब्लम है। ये दो काम करने में ऐसा मसरूफ हुआ कि परिवार पीछे छूट गया। बेटे पर तो ध्यान ही नहीं था, कैसे बर्बाद हुए जा रहा था संगत में। जब स्कूल वालों ने बोला कि बच्चे पर ध्यान दो, पढ़ाई नहीं करता, तो इसने क्या किया, स्कूल वालों को मोटा पैसा देकर डोनेट करके खुद स्कूल बोर्ड का मेंबर बन गया और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल के बेस्ट से बेस्ट टीचर हायर कर लिए, प्राइवेट ट्यूटर की तरह, कि घर पर पढ़ा कर जाओ। अब बालू पढ़ाई में कोई सुधार नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ना होता है वो तो कहीं पे भी पढ़ लेता है। इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर लगाए, तब भी इसकी पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हुआ। ऊपर से बालू एग्जाम्स में चीटिंग करता था, तो इसको स्कूल में कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि बाप के पास बेशुमार पैसा था, स्कूल खरीद लेगा बाप, बोर्ड का मेंबर था ना, तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। मार्गिया का एक ही सपना था कि बेटे बालू को यूरोप या अमेरिका, दोनों जगहों में से एक जगह पर पढ़ने के लिए भेजना है। इसने कभी मदन लाल से ये पूछने की तकलीफ नहीं उठाई कि बुक पब्लिश हो गई, अब आगे क्या। बुक की रॉयल्टी आ रही थी, पैसे आ रहे थे, दूसरा ये फाइनेंस में भी तो लगा हुआ था, पैसा दोनों तरफ से आ रहा था। इसने अपना प्राइवेट बैंक खोल लिया दोस्तों, प्राइवेट बैंक। ये तो अपने प्राइवेट बैंक में बिजी था, बेटा आ गया बोर्ड्स में। स्कूल में तो इसका बस चल जाता था, बेटे को पास करा देता था, लेकिन स्टेट बोर्ड में कैसे मैनिपुलेशन होगा, फेल हो गया बेटा। मार्गिया को आया गुस्सा, बोला जाके फिर से पढ़। लेकिन बालू का सच बताऊं, पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं था, 1% दिमाग नहीं था। बालू ने परेशान होकर, बिगड़ैल तो था ही, मैंने आपको बताया, अपने सर्टिफिकेट्स उठाकर गटर में फेंक दिए, जहां कभी इसने अपने बाप का रजिस्टर फेंका था, और घर से भाग गया इतना दूर, इसका बाप इसको ढूंढ नहीं पाया। इसने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला तो एक खत मिला कि बालू का एक्सीडेंट हो गया है, मद्रास से आया था वो खत। बालू का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। इसका हाल बेहाल। इसका बड़ा भाई आया इसकी हेल्प करने के लिए उस वक्त, बुरे वक्त में, लेकिन इसने मना कर दिया कि मैं अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए खुद मद्रास जाऊंगा। इसने मद्रास की ट्रेन पकड़ी, अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए। ट्रेन में इसको एक पुलिस वाला मिला। ये जब जा रहा था मद्रास तो एक पुलिस वाला मिला इसको। इसने सारी कहानी बताई कि मेरे बेटे का मद्रास में एक्सीडेंट हो गया, वो घर से भाग गया था। पुलिस वाला बोला कि फर्जी खत है ये, हो सकता है कोई तुम्हारे साथ में प्रैंक कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बेटा जिंदा हो। मद्रास पहुंचते ही इसने और उस पुलिस वाले ने ढूंढा बालू को। पता चला कि बालू तो एक पैसे वाले क्रेजी आदमी के साथ में रह रहा है, काम कर रहा है उसके लिए। मार्गिया ने वहां से अपने बेटे को उठाया और खींचकर वापस मालगुड़ी लेकर आया। अब यहां से जाने से पहले, मद्रास जाने से पहले, बालू फिर भी कम जिद्दी था, लेकिन वहां से आने के बाद तो ये और जिद्दी हो गया। आखिरकार मार्गिया ने मान लिया कि अब इसका पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता, लड़के कोई भविष्य नहीं है। इसने फैसला किया कि इसकी शादी कर देंगे।
तो एक चाय व्यापारी की बेटी वृंदा के साथ में इसने ब्याह कर दिया अपने बेटे का। पंडित ने बोला भी था, उसी पंडित ने बोला था जिसने इसको पूजा के लिए बोला था इसके बुरे वक्त में कि लक्ष्मी की पूजा कराओ। उस पंडित ने बोला कि इस लड़के और इस लड़की की कुंडली मिल नहीं रही, तुम इनकी शादी ना कराओ तो बेहतर है। तो मारिया को उस पंडित पे आया गुस्सा, इसने दूसरे पंडित को हायर किया। वो पंडित था फर्जी, बोला 75 रुपये लूंगा, एक पूजा करवाऊंगा, कुंडलियां मिल जाएगी। बड़ी बड़ी कुंडलियां मिला दी मैंने। आखिर मारिया ने शादी करवा दी अपने बेटे की एक चाय व्यापारी की बेटी के साथ में। बेटे के लिए नया घर भी खरीदा लोन पर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बेटे को कोई काम वाम तो संभलाया नहीं, कोई काम तो करता नहीं था, और ये लगा हुआ था अपने फर्जी कामों में, काले कामों में। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में इसने पॉन्जी स्कीम्स शुरू कर दी। वो नहीं, एक का डबल, 25 दिन में पैसा डबल, वो सब चीज़ें। और पुलिस का तो मुंह ये पहले पैसे खिला खिला के बंद कर देता था, तो पुलिस कुछ बोलती नहीं थी। उस दौरान जब बेटे की शादी करवा दी तो वो करता कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया। बाप से पैसा मिलता था, बीवी के घर वालों से पैसा मिलता था, सब कुछ दारू में उड़ा देता था, रंगरलियां मनाता था, रात में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में आता था। एक दिन जाकर ये अपने बाप के ऑफिस में गया और जाकर बोलता है कि मुझे पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा चाहिए। आपने ये जो कुछ भी बनाया है ना पैसा, ये सब कुछ पुश्तैनी ज़मीन से बनाया, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पुश्तैनी ज़मीन में हिस्सा चाहिए। एक्चुअली बालू को भरा था डॉक्टर पाल ने, और इसको अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो गया। इसने बोला बेटा अभी तो तू घर जा, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, मैं दूंगा तुझे हिस्सा, तू घर जा। अब एक दिन मारिया गया अपनी बहू के पास। वहां जाकर इसको पता चला, बहू ने बता दी सारी बात कि ये रात को कहाँ जाता है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास में जाता है, अल्कोहल पीता है और किसके साथ जाता है। इतने में बाहर बालू की कार आ गई। कार में इसने देखा डॉक्टर पाल भी बैठा था। डॉक्टर पाल जिससे कभी इसने किताब खरीदी थी, साइकोलॉजिस्ट, उसने बर्बाद किया था इसके बेटे को, उसने सारी लत लगाई थी। मारिया ने क्या किया, सबसे पहले डॉक्टर पाल को कार से बाहर निकाला और पीटा, बुरी तरीके से पीटा। और कार में 2 लड़कियां बैठी थी, शायद प्रोस्टिट्यूट्स थी, उनको डांटकर भगा दिया। अगले दिन डॉक्टर पाल ने असॉल्ट के लिए इस पर पुलिस केस कर दिया, मारिया पर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। पाल को पता ही था सारे फर्जी धंधों के बारे में मारिया के। उसने मार्केट में गाना शुरू कर दिया, इस आदमी ने फर्जी तरीके से पैसे कमाए, पॉन्जी स्कीम थी इसकी, जल्दी से जल्दी अपने पैसे बाहर निकाल दो। तो बस लोगों ने पैसे मांगना शुरू कर दिए कि हमें तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं रखना, हमें तो हमारे पैसे वापस कर दो। अब मारिया का जो ताश से बना हुआ, ताश के पत्तों से बना हुआ घर था ना, महल, बर्बाद हो गया। उसके सारे एसेट्स सीज कर लिए गए और पूरी फैमिली वहीं पहुंच गई जहां ये पहले थी। इनके सारे घर वर बिक गए, सब बर्बाद हो गया। पुश्तैनी मकान में पहुंच गए जहां से मारिया ने शुरू किया था। फिर इसने अपने बेटे को क्या बोला पता है कि बेटा बालू, तुझे पुश्तैनी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, ले पुश्तैनी प्रॉपर्टी, ये है पुश्तैनी घर जहां से हमने शुरू किया था, और चल अब बाप के साथ वही काम कर, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर, जो सालों पहले तेरा बाप अकेला बैठकर करता था, आज बाप के साथ में बैठकर कर। तो ये कहानी पूरे साइकिल की तरह कर्मा को बताती है कि कर्म लौट कर आता है, कर्म आपको छोड़ता नहीं है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी पूरी की पूरी, कि कर्म कैसे काम करता है, कैसे लौट कर आता है। इसकी थीम्स भी एक वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।